ये बात है अर्ली 1970s की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव ढूंढोराजी, जहां की आबादी करीब 1.5 से 2,000 लोग। यहाँ रहता था वीरानी परिवार। गांव के सब लोग किसान थे। वीरानी परिवार भी उन्हीं में से एक गरीब किसान का परिवार था, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। जहां जाना होता था ये लोग चलकर जाते थे। पूरे गांव में कोई बिजली भी नहीं थी। गर्मियों के टाइम कभी कभार अगर कोई बाहर से गोला बेचने आता तो बच्चे 5 पैसे का गोला खाते, मूंगफली खाते। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते, फसल बेचकर जो मिलता उसी से अपनी दिन की 2 रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते ही उनकी आंखें पथरा गई, क्योंकि बारिश नहीं हुई। उनकी फसल सूख गई और सीधा 2 महीने बाद फिर से उन्हें उम्मीद जगी। फिर से उन्होंने हिम्मत करी, फिर से बोया, लेकिन फिर एक बार बारिश ने धोखा दे दिया। इस बार जो बोया वो भी सूख गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे हालातों में रहने वाला 15-16 साल का लड़का आगे चलकर एक बिलियनियर बन गया। ये कहानी अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल लगती है, बट ये बात सच है। ये कहानी अकाल से जूझते हुए एक ऐसे परिवार की है जो 50 साल बाद जाकर फॉर्च्यून इंडिया के FMCG बिलियनियर्स की लिस्ट की एंट्री हुई। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, तीनों भाइयों द्वारा शुरू की गई वो कंपनी जो आज पेप्सिको जैसे बड़ी कंपनीज को टक्कर देती है। बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या आप सोच सकते हो कभी कि आपका भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत ना करने के यहाँ पे 10 कारण हैं, जैसा कि पैसा नहीं है, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, या फिर अपना पैशन नहीं पता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना ना बचेगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी में इस लेवल की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी बहुत कम होती है। लेकिन ये कहानी उन्हीं में से एक है। आइए टाइम में वापस पीछे चलते हैं। 1970s के समय में एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला, जिसे गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला लिया। जमीन बेचकर अपने बेटों को 100 रुपए दिए और कहा, अब तुम गांव में मत रहो, तुम बाहर जाओ और अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया, ये जिम्मेदारी लेकर शहर चले गए। कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई गांव में माँ बाप और 2 बहनों के साथ रह गए, और बाकी तीनों भाई भीखू भाई, चंदू भाई और मेधवी भाई जेब में रुपये और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की ओर पहुंच गए। क्योंकि ये किसान परिवार से थे तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि उसी से ही रिलेटेड कुछ करते हैं। फार्म इक्विपमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स को इन्होंने धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। एक किसी ट्रेडर ने उन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस में कोई नॉलेज नहीं थी, तो देखते ही देखते इनका बिजनेस अगले 2 सालों में ही फ्लॉप हो गया। पिताजी को अब क्या मुंह दिखाते? इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब तो जो करना है यहीं पर करना है। लेकिन फिलहाल उनके सामने सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएं। इन्होंने बहुत कामों की खोज करी। आखिरकार जाकर राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में इन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली। इसका काम था सिनेमा हॉल की कैंटीन में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है इनकी कहानी का फर्स्ट लाइफ लेसन। कर्म ही धर्म है। कैंटीन बॉय के अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कभी दरवाजे पे खड़े होकर टिकट भी चेक करते थे, तो सिनेमा हॉल में एंट्री भी करवाते थे। रात का शो के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों को भी सिलाई करके जोड़ते थे, और इनको चटनी के साथ एक प्लेट चोराफली खाने को मिल जाता था एक्सचेंज में। इस वक्त 90 रुपए के किराए के घर में रहते थे, जहां 150 रुपए मिलते थे और 240 रुपए के में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक बार तो इन्हें अपने किराए के मकान से रात को चुपचाप भागना पड़ा, क्योंकि किराए देने के लिए 50 रुपए तक नहीं थे। बाद में जाकर इन्होंने बाकी के पैसे मालिक को दे दिए। इंग्लिश में एक कहावत है कि लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी कि अपना काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम खुद बोले। चंदू भाई और इसके भाई की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खंड ने कहा, तुम ही कैंटीन चलाओ। वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे थे। उन्हें 1,000 रुपए की सैलरी भी मिलती थी। ये साल था 1976, जब एस्ट्रॉन सिनेमा पर अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म कभी कभी के लिए स्क्रीनिंग कर रहे थे। इंटरवल होता था जिसमें उन्हें बिजली की स्पीड से ऑर्डर देने होते थे। कोई ऑर्डर नहीं दे पाते थे तो सिनेमा हॉल के अंदर जाकर कस्टमर को ढूंढते अंधेरे में और वहां सर्व करते थे। कस्टमर्स के बीच एक बड़ी पॉपुलर डिमांड थी,
वेफर्स की, यानी कि पोटैटो चिप्स। पर जो सप्लायर्स चिप्स लेते थे वो लेट हो जाते थे और डिमांड के हिसाब से भी नहीं लाते थे। कुछ समय बाद सप्लायर बदलना पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ आता है उनकी जिंदगी का दूसरा मंत्र, चिंता नहीं चिंतन करना है। रिप्लेस वरी विद कंटेम्पलेशंस। इस पोटैटो चिप्स वाली प्रॉब्लम में भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना हम खुद के अपने पोटैटो वेफर्स बेचने लगे। साल था 1982। इस समय तक उनका परिवार गांव में अपना सब कुछ बेच खुद का मकान ले लिया था। उनके परिवार सिनेमा हॉल में मसाला सप्लाई कर रहा था। यहाँ आता है लाइफ का थर्ड लेसन, कूद पड़ो, डोंट ओवरथिंक, जस्ट डाइव इन। बाकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज़्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे, ये होगा, ये सोचते डर जाएंगे। लोग सोचते रह जाते थे कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। इसी रीजन से कई बारी बहुत पढ़े लिखे लोग घबराते हैं एक्शन लेने से, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो मार्केट रिसर्च कर ली है तो फिर कूद पड़ो। चंदू भाई ने आंगन में कढ़ाई चढ़ाई। आलू छीलने की मशीन 10,000 की थी, वैसे ही मशीन 5,000 में बनवाई। इसे मिलाकर कुल 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। उन्हें वेफर्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था। थोड़ी देर मदद करने के लिए एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लड़का हमेशा रेगुलर नहीं था। तो चंदू भाई रात भर जाकर पोटैटो वेफर्स फ्राई करते रहते। शुरुआत में बहुत सारी वेस्टेज होती, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे उन्होंने अपना ऑथेंटिक पोटैटो वेफर्स तैयार कर लिया। बहुत सारी ट्रायल्स के एरर्स के बाद इसे एक स्वाद ऐसा बनाया उन्होंने जो लोगों को रास आ गया। 25-30 दुकानदारों को अपने चिप्स दिए। 1984 में अक्सर दुकानदार अपने आधे खाए हुए वेफर्स वापस कर देते थे। कोई कहते थे कि ये बासी है। चंदू भाई पेमेंट करने जाते तो दुकानदार कभी कभी ये बोलते कि पेमेंट हो चुकी है। अब अपने भाई के साथ उन्होंने साइकिल पर वेफर्स का ठेला बांधा और निकल पड़े। जरूरत बस ये थी कि पोटैटो चिप्स को एक बार कस्टमर तक पहुंचाया जाए। उसके बाद तो उनकी क्वालिटी और उनका टेस्ट काफी था लोगों को बांधे रखने के लिए। अब वीरानी बंधु महीने के 20 से 30 हजार कमा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ी कि 1989 में उन्होंने 50 लाख का लोन लिया। राजकोट के AGI-GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट लगा दिया। उस टाइम का यह गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट था, लेकिन प्लांट की नई मशीनरी सही से काम नहीं कर रही थी। कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाते तो वो हर बार 500 का होटल वगैरह का बिल थमा देते। अब उन्होंने मशीनों की स्टडी करी और खुद उनकी मरम्मत करने लग गए। 10वीं पास चंदू भाई अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन गए थे। कुछ साल बाद ये बिजनेस बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की शक्ल ले चुका था। कंपनी के डायरेक्टर्स तीनों भाई खुद थे। यहाँ आता है लाइफ का फोर्थ लेसन। चंदू भाई कहते हैं कि लोगों ने मीराबाई को रोका, लेकिन वो अपनी धुन में रही। किसी काम को ऐसे लेकर चलो कि उसकी धुन होनी चाहिए। फिर उन्हें 500 कस्टमर्स कंपनी बेचने के लिए पार्टनरशिप में आए। चंदू भाई ने कहा कि अगर उनकी पार्टनरशिप आई होती तो हम ले भी सकते थे, लेकिन हम अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते। अगर 5-10% का स्टेक मांगते तो हम उन्हें दे भी देते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। उनका विचार था कि जिस तरह पानी में तरंग आगे बढ़ती है वे भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे। न्यूज बताती है कि लेज और हल्दीराम उनसे मैनेजमेंट सीखने आए थे। लेज ने कहा बालाजी वेफर्स के ऑपरेशन की एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी बहुत प्रभावित हुए। चंदू भाई ने बताया कि उनके 2000 सप्लायर्स हैं। रिपोर्ट कीपिंग जैसे बोरिंग मोनोटस टास्क को ऑटोमेट किया गया। पहली फील्ड बिजनेस और ऑडिटर्स का डाटा स्प्रेडशीट, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में बिका हुआ, जो यूनिफाइड किया गया ताकि इसे ऑटोमेटेड सिस्टम अच्छा रह सके और एक्शनेबल इनसाइट्स मिले। यहाँ आता है लाइफ का फिफ्थ लेसन, सर्विस ओवर सेल्स, यानी कि सेल्स नहीं सर्विस करो। जोड़ने से ये हो जाता है, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी अपने आप आती। उन्हें डीलर को माल बेचना नहीं पड़ता था, सिर्फ डिलीवरी करनी होती थी। यानी कि आप अपनी टीम को सेटिस्फाइड रखते हुए कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, अपना बिजनेस खुद बढ़ेगा। इंडिया में उनकी 4 फैक्ट्रीज हैं, जैसे गुजरात में राजकोट और वलसाड़, मध्य प्रदेश इंदौर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। चिप्स के अलावा वो नाचोस, आलू सेब, मुरमुरा, खट्टा मीठा, मिक्स नमकीन, पंजाबी तड़का और सॉल्टेड पीनट जैसे 50 से ज्यादा स्नैक्स बेचती हैं। करने का हमारे डिक्शनरी में शब्द नहीं है। सेल मतलब जबरदस्ती बेचो, उसको सेल बोलते हैं। सर्विस दो, सर्विस क्यों दो कि माल तो खत्म हो जाता है, कंज्यूम करता है। सर्विस यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी इनका सामान एक्सपोर्ट होता है और दुनिया में पेप्सिको और हल्दीराम के बाद ये 3rd नंबर पे कंपनी आती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। वो कॉर्पोरेशन में भरोसा रखते हैं। उनकी फैमिली आज भी दोपहर के 1 बजे बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठकर आपस में लंच करते हैं।
ये कहानी एक बड़ी अनोखी कहानी है जो हमें स्लो एंड स्टेडी विंस के रेस का पार्ट पढ़ाती है। पहले साइकिल में बेचा, बाइक में बेचा, रिक्शा में बेचा और टेम्पो में बेचा, फिर लोगों को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते लाखों लोग जुड़ गए, क्योंकि हमने हर चीज़ को सीखा, अपने बिजनेस में हर चीज़ खुद से करी। इसीलिए आप भी अपने आधार पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, मार्केट रिसर्च करके बाद में जो ठीक लगे तो उसमें कूद जाइए और धुन के साथ बिजनेस को चलाइए। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सेटिस्फाइड रखिए और कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर बढ़िया प्रोडक्ट्स बेचिए। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्साइटिंग और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।